नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विज्ञान के 15वें अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं हमारे चारों ओर वायु। यह एनसीईआरटी के 6th क्लास का पाठ्यक्रम है। अध्याय 9 में हमने यह सीखा कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीके से अनुभव की होगी। इससे आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती हैं या कपड़े सूखने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं। पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तकों के पृष्ठ आवाज करने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव है। क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 3 याद है, जिसमें आपने रेत और बुरादे का निष्पावन द्वारा किया गया था? निष्पावन की प्रक्रिया बहती वायु से अधिक प्रभावी होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफान के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है। कभी कभी यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है तथा छतों पर ऊपरी सतहों को भी उड़ाकर ले जाती है। क्या आप कभी फिरकी से खेले हैं? विभिन्न प्रकार की फिरकियां जो आप सामने देख रहे हैं, क्रियाकलाप करके देखते हैं। आइए चित्र 15.2 में दिए अनुसार हम अपनी एक फिरकी बनाते हैं। फिरकी की डंडी को पकड़िए और उसे एक खुले क्षेत्र के भिन्न भिन्न दिशाओं में रखिए। इसे थोड़ा आगे पीछे कीजिए, देखिए क्या होता है। क्या फिरकी घूमती है? फिरकी को कौन घुमाता है? क्या इसे वायु नहीं घुमा रही? क्या आपने वात सूचक को घूमते हुए देखा है? चित्र 15.3 यह उस दिशा में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही है। यह है वात सूचक। क्या देखिए, इसको वात सूचक को आप देख लीजिए, है ना। क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? अपनी मुट्ठी बंद करें। इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं। इसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कर सकते हैं। कांच की एक खाली बोतल लीजिए। क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? अब इसे उल्टा कीजिए। क्या अब इसके अंदर कुछ है? अब बोतल के खुले मुंह को पानी से भरी हुई बाल्टी में चित्र 15.4 के अनुसार डुबाइए। बोतल को ध्यान से देखिए। क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है? अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए। क्या अब पानी बोतल में प्रवेश करता है? क्या आप बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते देखते हैं या बुदबुदाहट सुनाई देती है? क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या है? हाँ, आप सही हैं, यह वायु है जो बोतल में उपस्थित है। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी। वास्तव में इसे उलटने पर भी यह पूरी तरह वायु से भरी हुई थी। इसलिए आप देख पाते हैं कि जब बोतल बाल्टी में उल्टी स्थित थी तो बोतल में पानी प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने से खाली हुए भाग में पानी भर जाता है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है। यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है और यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं है, हम इसके आर पार देख सकते हैं और यह पारदर्शी है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। इसे वायुमंडल कहते हैं। पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? आपने पर्वतारोहियों को देखा होगा जो अपने साथ क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं, जिससे उनको क्या मिलती है? ऑक्सीजन। रीजन क्या है? अपन ने पहले पढ़ा है, जमीन से ऊपर की तरफ बढ़ने पर लगातार टेम्परेचर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। और टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के कम होने के कारण ही क्या होता है, हमारे को ये प्रॉब्लम होती है। और इस चीज को अगर आप महसूस करना चाहें तो आप कभी लद्दाख घूम के आइएगा। वायु किससे बनी है? 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। यह मिश्रण किस प्रकार का है? आइए एक एक करके इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के बारे में पता लगाते हैं। जल वाष्प। हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जल वाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ से संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प की उपस्थित होना अनिवार्य है। ऑक्सीजन। क्रियाकलाप 3।
अपने शिक्षकों की उपस्थिति में दो उथले पात्र में दो समान आकार की मोमबत्तियों को बीचों बीच लगाइए। आप पात्रों में कुछ पानी डाल दें। अब मोमबत्तियां जलाएं तथा चित्र 15.6 के अनुसार प्रत्येक मोमबत्ती के ऊपर, ये देखिए, है ना, एक एक गिलास उलटकर रख दें। एक गिलास दूसरे से बड़ा हो। ध्यान से पूर्वक देखिए कि जलती हुई मोमबत्ती और पानी की सतह में क्या हुआ। क्या मोमबत्ती जलती रहती है या बुझ जाती है? क्या गिलास के अंदर जल का स्तर एक समान रहता है? मोमबत्ती का जलना निश्चय ही वायु के किसी अवयव की उपस्थिति के कारण संभव है। क्या ऐसा नहीं है? क्या भिन्न भिन्न लंबाई के दो गिलासों से अपने प्रेक्षण में कोई अंतर आता है? इसका क्या कारण है? जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। हम देखते हैं कि वायु का एक अवयव ऑक्सीजन है। अब वायु और इसी कारण इसके ऑक्सीजन अवयव हमारे प्रयोग में लाए गए गिलासों में सीमित मात्रा में है। जब यह ऑक्सीजन जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा प्रयोग कर ली जाती है तो मोमबत्ती अधिक समय तक नहीं जल पाती तथा वह बुझ जाती है। इसके अतिरिक्त जैसे ही मोमबत्ती बुझती है, जल ऊपर चढ़ जाता है। तथापि जल के ऊपर उठने की घटना को मोमबत्ती के गलने में प्रयुक्त ऑक्सीजन के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। नाइट्रोजन। मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष रह जाता है? यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ, नाइट्रोजन कहलाता है। यह वायु का लगभग 4/5वां भाग हो घेरता है। कार्बन डाइऑक्साइड। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्रित होने के कारण हुई, जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते हैं। जलने पर ऑक्सीजन का उपयोग कर पुनः कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य कुछ गैसें बनती हैं। धूल तथा धुआं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें जैसा सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते हैं। ये चिमनियां हानिकारक धुएं और गैसों को हमारी नाक से दूर ले जाती हैं, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नजदीक ले जाती हैं और वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। क्रियाकलाप 4। अपने विद्यालय घर में धूल वाला एक कमरा खोजिए। अपने विद्यालय या घर में धूप वाला एक कमरा खोजिए। सारे दरवाजे तथा खिड़कियां बंद कर दें। अब तथा पर्दे आदि डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर दें। जिस दिशा में सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर के दरवाजे या खिड़की को बिल्कुल थोड़ा सा खोलें, जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिर्री के द्वारा कमरे में अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को सावधानी पूर्वक देखिए। आपको यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है? देखिए, ये धूल के कण हैं। क्या आप यह देखते हैं कि सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे हैं? ये कण क्या है? अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ों की पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश पुंज को देखा होगा, जिसमें धूल कण नृत्य करते प्रतीत होते हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्रों में जाने से रोकने के लिए हमारे नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होता है। क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपके मुंह से सांस लेने के कारण डांटा हो? अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो क्या होगा? बूझो आपसे यह पूछ रहा है कि चित्र 15.8 में पुलिसकर्मी ने मुखौटा क्यों पहना है। आइए ऊपर देखते हैं। इस व्यक्ति ने मुखौटा क्यों पहना है? इसने मुंह पर मास्क इसलिए बांधा हुआ है क्योंकि उसको क्या है, ये धूल कणों से जो वाहन के गाड़ियों का धुआं है वो उसको ना लगे और वो उससे बचे। हानिकारक धूल कणों से अपने शरीर में प्रवेश हो जाएंगे। इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण है। तो वायु में कौन कौन से घटक होते हैं? मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा कुछ अन्य गैसें। तदपि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा होती है।
पहेली जानना चाहती है कि अगर पारदर्शी शीशे की खिड़कियों को नियमित रूप से साफ ना किया जाए तो वह धुंधली क्यों हो जाती हैं। बूझो जानना चाहता है कि आग लगने की घटना के समय जलती हुई वस्तु के ऊपर कंबल लपेटने की सलाह क्यों दी जाती है। आइए जानते हैं। अधिक वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती हैं और शेष 1% कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। तो 99% कौन कौन सी होती हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। पानी तथा अब ये कैसे होती है? देखो 78% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है और 28% के आसपास क्या होता है? कुछ लगभग जो है वो ऑक्सीजन होती है और ऐसे ही कुछ मिलाकर अपना 23% बनता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों तथा पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है? क्रियाकलाप 5। बीकर या किसी कांच के बर्तनों में थोड़ा पानी लीजिए, इसके त्रिपाद स्टैंड के ऊपर रखकर धीरे धीरे गर्म करें। पानी उबलने से पहले से सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देखिए। क्या आप छोटे छोटे बुलबुले इससे चिपके हुए देखते हैं? ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है और आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, अंततः उबलने लगता है। हमने अध्याय 8 और 9 में पढ़ा है कि जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है कि वे सभी श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्रियाकलाप 6। एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लीजिए, उसमें पानी डालिए और अवलोकन कीजिए क्या होता है। क्या आप मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देखते हैं? ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में वायु होती है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डलता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है जो बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद तथा छिद्र बना लेते हैं और इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों और मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है और इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। और यही कारण है कि केंचुए केवल भारी वर्षा के समय ही जमीन के बाहर आते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बाद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती? वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिस्थापित कौन करता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है? आइए जानते हैं। अध्याय 7 में हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यह वास्तविकता है कि जीव जंतु के बिना जीवित नहीं जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधे एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब हम यह अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। वायु के कुछ अन्य उपयोग भी होते हैं। क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? चित्र 15.12 में देखिए, ये एक पवन चक्की है। वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल में से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के पराग कणों को इधर से उधर फैलाने में सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए जानते हैं कुछ मुख्य शब्दों के बारे में। वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु की संरचना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं। कौन कौन से वर्ड सुने अपन ने? वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु की संरचना। वायु कैसे की संरचना मतलब संरचना कैसी होती है, उसमें क्या क्या मिला होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और इसके अलावा धुआं। ये चीज़ें जो है हमने इस चैप्टर में पढ़ी और हमें बहुत अच्छे से समझ में आया कि किस प्रकार ये कार्य करता है। और चीज़ें हम समझने के लिए एक बार इसके सारांश को देखते हैं। पहला है वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील
वायु को पवन कहते हैं। वायु जगह घेरती है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन जलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है वायुमंडल कहलाती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु प्रयोग करते हैं और वायु में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों, हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हमारे चारों ओर का वातावरण किस प्रकार का है, हमारे वायुमंडल को कैसे बना, हमारा वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों से बना, CO2 को क्या करते हैं, पौधे ग्रहण करते हैं और जो मनुष्य हैं उसे श्वसन के दौरान उसे छोड़ते हैं। वायु की संरचना के लिए हमने ये जाना कि 99% क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, बाकी 1% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन का हमारे पास कितना परसेंट है, कुछ परसेंट नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन का परसेंट लगभग समथिंग 78% है। धुआं, जिसमें कि हमने देखा कि एक पुलिस वाले को हमने मास्क पहने हुए, तो उसका रीजन क्या है कि जो गाड़ियों और कारखानों से जो धुआं निकलता है उससे बचने के लिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सदा मास्क का उपयोग करना चाहिए ताकि हम जो है वो धुएं के अपशिष्ट पदार्थों को अपने अंदर आने से रोक सकें। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ऐसी अच्छी बातें, अच्छी जानकारी, अच्छे चैप्टर हम लगातार आपके पास लाते रहेंगे। दोस्तों, यूं ही हमारे साथ बने रहिए, इस NCERT के तारतम्य को आगे बढ़ाते रहेंगे, ये लगातार जारी रहेगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक, जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।